वहाँ कम से कम एम्स के साख का ऐलान करते, वो भी कुछ नहीं कर सके। तो आखिर ये डुगडुगी बजाकर तमाशा गया, ये मदारी तमाशा दिखाकर यूं ही गया, तो ये क्या मामला हुआ? मैं कह रहा हूँ वो इलेक्शन कैंपेन में नहीं आए। गृह मंत्री बिहार के पिछड़े क्षेत्र के दौरे में आए, तो उनको उस क्षेत्र के दौरे का कोई मतलब निकालना चाहिए। वहाँ की जनता उनसे अपेक्षा करती थी कि शायद इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के निदान के लिए कोई बात करेंगे, लेकिन बीजेपी के पांव तले ज़मीन खिसक गई है और वो गोया इलेक्शन कैंपेन लग रहा था कि वो इलेक्शन कैंपेन करने के लिए गाँव में मरती है। 15 दिन की दुल्हन को, जिनके हाथों के मेहंदी के रंग पीके भी नहीं हुए हैं, गरीबी की वजह से वो हरियाणा में जाकर काम करने के लिए चला था दुल्हन को छोड़कर। मासूम बच्चे अपने बाप को 3 साल के बाद देख पाते हैं। ये जो गरीबी है, उस गरीबी के निदान के लिए उनके पास कोई मनसूबा नहीं, तो आखिर किस काम के लिए आना हुआ उनका? नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो सीमांचल के दौरे पर हैं और आज उनकी बड़ी रैली जो है वो सीमांचल में हुई। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सीमांचल से ही ताल्लुक़ रखने वाले अख्तरुल इमान हैं, जो कि AIMIM के विधायक हैं अमौर से। किस तरीके से देख रहे हैं इस रैली को अमित शाह के लिए? कुछ मिला आप लोगों को? मैं अमित शाह जी के प्रोग्राम को सुना, कुछ मुझे ऐसा ही लगा कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली। टैक्स आवाम के सरकारी खर्च पर आए हैं और पार्टी का इलेक्शन प्रचार करके चले गए। सीमांचल के उस पिछड़े क्षेत्र के लिए उनको ऐलान करना चाहिए था कि सैलाब से बुरा हाल उस इलाके का है, सैलाब से निपटने के लिए आपके पास क्या मंसूबा है। वो इलाका सबसे ज़्यादा बेरोज़गार है, सबसे ज़्यादा गरीब है, पर कैपिटा इनकम कम है वहाँ का। वहाँ के उत्थान के लिए कौन से कल कारखाने, रोज़गार के कौन से मौके दे रहे हैं? झारखंड के अलग हो जाने के बाद सबसे दूरी का क्षेत्र वो है जो पटना से दूर है, और वहाँ के लोगों का मुतालबा है कि वहाँ पर हाई कोर्ट का अलग बेंच दिया जाए। लोग ये समझ रहे थे कि आप ऐलान करेंगे। अगर ये भी नहीं कुछ, तो बीमार भी सबसे ज़्यादा वहाँ पड़ते हैं लोग, मॉइस्चर्ड है इलाका, तो वहाँ कम से कम एम्स के साख का ऐलान करते, वो भी कुछ नहीं कर सके। तो आखिर ये डुगडुगी बजाकर तमाशा गया, ये मदारी तमाशा दिखाकर यूं ही गया, तो ये क्या मामला हुआ? वज़ीर दाखिला आ रहा है, वज़ीर आज़म के बाद दूसरा जिम्मेदार वज़ीर आ रहा है, और सीमांचल का वो क्षेत्र पिछड़ा है और गुजरात के इलाके से ताल्लुक़ है अमित शाह साहब का। कच्छ के इलाके में आज भी संविधान के धारा 371 के तहत स्पेशल जोन माना गया है, और बिहार का वो सीमांचल का क्षेत्र जो पिछड़ा है वो तो बिल्कुल स्पेशल जोन मानना चाहिए पिछड़ा होने के एतबार से। धारा 371 के तहत वहाँ के लोगों का मांग है कि वहाँ धारा 371 के तहत स्पेशल पैकेज दीजिए। आपने कुछ भी नहीं किया। फिर वही तुरुप के पत्ते, वही राजद, वही जदयू, वही नीतीश जी, वही लालू जी और वही मोदी जी का नारा और पाठ पढ़ा के चले गए। ये क्या तमाशा है? मैं समझता हूँ एक जिम्मेदार वज़ीर का ये नाकाम दौरा है। लालू नीतीश पर उन्होंने खूब एक तरह से मंच से उन्होंने एक दहाड़ लगाई, कहा कि अब लालू नीतीश जो हैं वो लठ लहरी करेंगे गांधी मैदान में। फिर कहा कि नीतीश के कंधे पर सवार लालू को अपने कंधे पर सवार होकर चले जाएंगे, और कई तरह के जंगल राज का विज़न भी बताया। कहा कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में भी आ सकते हैं, उनको बस कुर्सी से ही प्रेम है। इन सब चीज़ों को लिए क्या कहे? टोटली जो फोकस था उनका एक तरह से देखा जाए तो लालू नीतीश पर तंज उन्होंने खूब कसा। मैं कह रहा हूँ वो इलेक्शन कैंपेन में नहीं आए। गृह मंत्री बिहार के पिछड़े क्षेत्र के दौरे में आए, तो उनको उस क्षेत्र के दौरे का कोई मतलब निकालना चाहिए। वहाँ की जनता उनसे अपेक्षा करती थी कि शायद इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के निदान के लिए कोई बात करेंगे, लेकिन बीजेपी के पांव तले ज़मीन खिसक गई है और वो गोया इलेक्शन कैंपेन लग रहा था कि वो इलेक्शन कैंपेन करने के लिए आए हैं। वो किस पर क्या बोले, हम उसको उससे कोई सरोकार नहीं। मैं सीमांचल का रहने वाला हूँ, सीमांचल के दर्द को झेल रहा हूँ। ये बताइए कि सीमांचल के लिए उन्होंने कुछ ऐलान क्यों नहीं किया? अभी भी समय है, वो कल शाम तक यहाँ पर हैं। उनको चाहिए कि सीमांचल की इस बेबसी के खिलाफ वो ऐलान करें। सीमांचल के लोग सबसे ज़्यादा पलायन करके जवान मजदूर वहाँ से जा रहा है। पंजाब के खेतों में जाकर वो रोता है, माँ गाँव में मरती है। 15 दिन की दुल्हन को, जिनके हाथों के मेहंदी के रंग पीके भी नहीं हुए हैं, गरीबी की वजह से वो हरियाणा में जाकर काम करने के लिए चला था दुल्हन को छोड़कर। मासूम बच्चे अपने बाप को 3 साल के बाद देख पाते हैं। ये जो गरीबी है, उस गरीबी के निदान के लिए उनके पास कोई मनसूबा नहीं, तो आखिर किस काम के लिए आना हुआ उनका यहाँ पर? अगर हाँ, एक आखिरी सवाल है कि कल गिरिराज सिंह, जब ये रैली की तैयारी हो रही थी, तो गिरिराज सिंह ने कहा कि कोचा धावन में के हालात ऐसे हो गए हैं कि वहाँ पर हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ा जा सकता। आप क्या मानते हैं कि ऐसे हालात हैं क्या उधर? ये झूठ का पुलिंदा है।
एक संवैधानिक ओहदे पर बैठे हुए आदमी का इस तरह का बयान, वो चलें। गिरिराज जी, नफरत की नज़रों से लोगों को देखना बंद करें। पहली बार भी जब वो वहाँ गए थे तो दाढ़ी, टोपी और मस्जिद और मीनारें देखकर उनको पाकिस्तान नज़र आ रहा था। उनको पता नहीं है कि देशभक्तों की वो सरजमीन है ये। मुस्लिम वहाँ भले ही बहुसंख्यक हों, लेकिन जब देश का बंटवारा हो रहा था तो वहाँ के मुसलमानों ने ही कहा था, मर जाऊँगा मिट जाऊँगा, भारत को नहीं छोड़ूंगा। और वो करवट बदलते तो उस वक्त के पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते थे। वो क्षेत्र जिस लोगों ने मातृभूमि के साथ इतनी मोहब्बत का सबूत दिया है, और हमारे यहाँ गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता और रवादारी किसी को देखने के लिए आए तो वो आए किशन में, कोचाधामन में। मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर ये बात साबित कर देगा वो। तो हमारे यहाँ जितने तौर पर हिंदू मुसलमान हम मिल के रहते हैं, पूरे देश में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। इसको तो इसी बात से, चूंकि नफरत के सौदागर हैं, मस्जिद मंदिर के झगड़े और गुजरात के खून ने इसको गद्दी पर पहुंचाया है। नफरत के बगैर इनको चैन नहीं आता है। नफरत की बोली, नफरत की सियासत इनकी आदत हो गई है। इसी वजह से इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि संवैधानिक ओहदे पर बैठा हुआ एक जिम्मेदार वजीर इस तरह का घटिया बयान, ये गली कूचे का एक पॉलिटिकल वर्कर तो ये बयान दे सकता है, संवैधानिक ओहदे पर बैठा हुआ एक वजीर के मुंह से इस किस्म के शब्दों को शोभा नहीं मिलता। चलिए, ये थे अब्दुल ईमान। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही।